नमस्कारम, मैं हूँ कृष्णा चौधरी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जीएस की सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी, और एक नए इनिशिएटिव के माध्यम से इतना ईज़िली कंटेंट हो रहा है आपके पास में, बहुत ज़्यादा। कैसे हो रहा है और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं बाकी बाकी एस्पिरेंट्स के। देखो, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, संघ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, भारतीय संविधान के संघ के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि भई संघ की विशेषता क्या है? या फिर मैं उद्देश्य का पढ़ा रहा हूँ आपको, माने प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ, है ना? तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले थोड़ा-सा आपको ब्रीफली वो दिखा देता हूँ। देखो भाई कि भाई ये है और क्वेश्चन्स ना यहीं से आएँगे, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हुई आपको? उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम्स पर, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ये इन्फॉर्मेशन है नेशनल एम्बलम्स के बारे में। अब आप इसको थोड़ा-सा एक नज़र इसको देखने के बाद में इसके क्वेश्चन को पुट अप कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट है कि भई राज्य कब बने हैं? यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर लेंगे, ओके? ये है, इस तरह का इनिशिएटिव है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये बीपीएससी, यूपीपीएससी, जीआईसी, जीडीसी, है ना? और जेपीएससी, आरपीएससी, सबके क्वेश्चन मिक्स हैं। वो क्वेश्चन है जो, और मान लो हाँ, संघ से क्या हुआ है कि भाई मान लो 100 क्वेश्चन रख दिए संघ से। मैंने क्या करा उसमें से भाई, संघ के केवल और केवल 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मैं उन रिपीटेड क्वेश्चन को नहीं करा रहा आपको। 100 क्वेश्चनों में से 15 से 16 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्लस उन्हीं 15 से 16 क्वेश्चनों में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाकी क्वेश्चनों की। तो वो क्वेश्चन मैंने ला के यहाँ रखे हैं। आपको क्या करना है? हमेशा की तरह आपको यही करना है कि बस क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अपने पोटेंशियल को देखना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। क्लियर है? चलो, थोड़ा-सा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। क्या है इन्फॉर्मेशन, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जस्ट अ सेकंड में पेन निकाल लेता हूँ। तो क्या है? केसी वियर ने भारत के संविधान को क्या बोला है? केसी वियर ने भारत के संविधान को क्या बोला है? अर्धसंघात्मक राज्य बोला है। क्या बोला है? क्वासी फेडरल। क्या है ये? क्वासी फेडरल, ठीक है? और ऑस्टिन ने क्या कहा है? सहकारी संघवाद। प्लीज मेंशन इट, याद रखिएगा। और ग्रुप में ऐसे इसको ले लीजिएगा, पीडीएफ को अलग से मत लिखना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है? ऑस्टिन क्या कह रहे हैं भारतीय संविधान को कि भाई क्या है ये? सहकारी संघवाद है। क्या है? कोऑपरेटिव हाँ, क्या है? फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है? आई रिपीट, केसी वेयर क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या है? क्वासी फेडरल है। बस एक ही वर्ड याद रखिएगा आप। जी ऑस्टिन क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान क्या है? भाई ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है? बात समझ आ रही है आपको? ओके। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि क्या है? संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। क्या है? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, ठीक है? बात क्लियर आपको? तो एक पॉइंट भैया आपको यहाँ से याद रखना है, 2 पॉइंट दूसरा ये याद रखना है आपको, और तीसरा आपको ये याद रखना है। प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? उसके बाद अब चलो क्वेश्चन अटेंड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक या संसदात्मक या फिर अर्ध लोकतंत्रात्मक? भाई डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्रात्मक इंग्लिश क्या है? डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल है, या फिर पार्लियामेंट्री है, या फिर हाँ, पार्लियामेंट्री है। अर्ध लोकतंत्रात्मक कैसी है बताओ? लोकतंत्रात्मक है? नहीं भाई, लोकतंत्र क्या है? ये तो प्रोसेस है ना लोकतंत्र तो, ठीक है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र को कौन चलाने वाला है भारत में? लोकतंत्र क्या है? प्रोसेस है इसका। इसको नियम कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो कैसी शासन प्रणाली है इंडिया में? संसदात्मक है। कैसी है? संसदात्मक है, पार्लियामेंट्री है। और ये हमने कहाँ से लिया है? बताओ मुझे। मैंने पॉलिटी की पूरी सीरीज करा रखी है आपको। कहाँ से लिया है हमने? यूनाइटेड किंगडम से, यूके से लिया है, ठीक है? अध्यक्षात्मक कहाँ होती है जरा मैं ये भी बता देता हूँ। सिस्टम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। बात समझ आ रही है आपको? चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, या फिर कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है,
कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव बोलते हैं भाई, विधायिका को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और न्यायपालिका को जुडिशरी बोलते हैं। तो कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। ये कह रहा है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव देखो कौन होता है, जो रूल्स को क्या करता है, रूल्स को पारित कराता है, इन्फोर्समेंट कराता है। विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेटिव क्या होती है, जो रूल्स बनाता है। अंडरस्टैंड, आई रिपीट, जो विधायिका माने लेजिस्लेटिव, ये क्या होती है, रूल्स को संसद में बनाती है। और कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव, ये क्या होती है भाई, उन रूल्स को फॉलो करवाती है। ये फर्क समझ आ गया आपको, ठीक है। और जुडिशरी का काम काम क्या होता है कि भैया जो विधायिका माने लेजिस्लेटिव ने जो भी रूल्स बनाए हैं, जरा मैं उनको चेक कर लेती हूँ यार एक बार, ठीक है, कि तुमने सही बनाए या नहीं बनाए। अगर आपने सही रूल्स नहीं बनाए तो मैं क्या करूँगा, उस पे क्या करूँगा, उसको भाई अवॉइड डिवॉइलेट कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। ये किसका काम होता है, जुडिशरी का। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन से आर्टिकल में मिलता है, प्लीज आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। भाई सीधी सी बात है, लेजिस्लेटिव का ही तो कंट्रोल होगा ना एग्जीक्यूटिव पर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि देखो समझ रहे हो आप, कार्यपालिका क्या है, मान लो सरकार है, मोदी मोदी जी की सरकार है, ठीक है, ये क्या हो गई, ये एग्जीक्यूटिव हो गई। और विधायिका क्या होगा, पूरा विधायिका विधायिका हो गया भाई पूरा संसद के तीनों सदन, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अब समझ आ गया, सरकार क्या है, एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और विधायिका क्या है भाई, पूरी की पूरी ये है, बात समझ। और तो बड़ा कौन होगा यार, बड़ा तो विधायिका होगी ना, बड़ा तो लेजिस्लेटिव होगी ना, बड़ा सरकार एग्जीक्यूटिव कैसे हो जाएगी। बात क्लियर है। वो अलग बात है कि शक्तियों को भाई शक्तियों का उपभोग कौन करता है, वो एग्जीक्यूटिव करता है। चलो क्वेश्चन थर्ड, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का आरंभ कहाँ से हुआ, अभी मैंने आपको बताया था। और सबसे पहले हमने कहाँ से लिया था, तो वहीं से हुआ है इसका आरंभ, ग्रेट ब्रिटेन से, यूके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन फोर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संविधान की विशेषता की बात कर रहा है भाई, तो उम्मीद है क्लियर हो ही गया होगा, जब से मैं ऊपर से 3-4 बारी मैंने आपको रिपीट कर करके बताया है। भारत में क्या है, संसदात्मक सरकार है, सही बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या, इंडिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी है क्या इंडिया में, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको जब जुडिशरी पढ़ाई है तो मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बार बार बताया है। अध्यक्षात्मक सरकार है, नहीं भाई, ये तो यूएसए में है, ठीक है। संघात्मक सरकार है, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, राज्य में भी होती है, केंद्र में भी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भाई ये बड़े कॉन्सेप्ट वाले और इन्फॉर्मेटिव वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के करते रहना है इनको। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल सही बात है भाई, है। और वो क्या पूछ रहा है, नहीं है। संसदीय पद्धति की सरकार है, बिल्कुल है भाई, अभी पढ़ के आए हैं। संघीय नीति बनती है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। ओके, क्वेश्चन 6, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त क्या है। भाई ये कह रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो कहाँ से भाई, सत्ता कहाँ से मिलती है भाई, संविधान से तो मिलेगी ना, है ना। चलो सातवां, राज्य हर जगह है, हर अंतराल शायद कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। क्या कम्युनिस्ट राज्य है, या पुलिस राज्य है, या लोकतंत्रात्मक राज्य है, कल्याणकारी राज्य, कौन है, कल्याणकारी राज्य। आठवां, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है। देखो ये क्या कह रहा है, भारत में जो पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है ना, वो उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से आती है। क्या वो जनता से आती है, क्या वो संसद से आती है, क्या वो संविधान से आती है, क्या वो राष्ट्रपति से आती है। अब देखना ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया है, उसका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका पहले आंसर समझ लो क्या है, जनता से भाई, जनता से ही तो लोगों को ना वोट मिलते हैं, अब नेताओं को, ठीक है, ऐसे ही तो होता है ना नेताओं को। तो अब देखो यहाँ वाला क्वेश्चन देखो जरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, संविधान से मिलता है, ठीक है। प्राधिकार की बात कर रहा है, राजनीतिक सत्ता की बात कौन कर रहा है, संविधान से नहीं मिले, कहाँ से मिलेगी, जनता जनता ही ना बैलेट करेगी उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9वां, प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, बार बार बताते आए यूएसए से हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 10,
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? क्या है? फेडरल फीचर नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच की शक्ति का बंटवारा, सही बात है भाई, तू भी कुछ रख ले, मैं भी कुछ रख लेता हूँ, तो दोनों में बट गया, मतलब ये फेडरल है, ये भी बात सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, भाई ये भी बात सही है कि भैया आधा राज्यों के बारे में लिखा है, आधा केंद्र के बारे में लिखा है। भाई पार्ट पार्ट 5 में केंद्र सरकार के बारे में लिखा है, पार्ट 6 में संविधान के राज्य सरकार के बारे में लिखा है ना, शक्तियों का बंटवारा भी है, तो सही बात है। एक एकहरी नागरिकता, भाई एक की बात कर रहा है अभी ये, है ना, किसकी बात कर रहा है? एक की। इसको बांट नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि भाई राज्य में अलग से नागरिक होगा और केंद्र का अलग से नागरिक होगा, जैसे यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, राज्य की भी अलग है और केंद्र की भी अलग है। तो ये आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सही बात है भाई। आंसर क्या होगा इसकी? एकहरी नागरिकता, ये संघीय लक्षण नहीं है, ठीक है। चलो, अभी स्वतंत्र न्यायपालिका की जगह अगर एकीकृत न्यायपालिका लिखा जाता है यहाँ पे, मतलब एकीकृत न्यायपालिका, तो वो संघीय लक्षण नहीं होता। प्लीज मेंशन करना है इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोर्ट पूछ लिया जाता है भाई, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। किसने कहा है? क्या कह रहे हैं भाई? सभ्यता अगर, सिविलाइजेशन ही अगर यार डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर प्रशासन, ठीक है, तो ये मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। सिविलाइजेशन अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो कौन किसके पीछे रीजन है? एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। ये किसने बोला है? वाइट ने बोला है, अलेक्जेंडर पोप ने बोला है, एडमंड बर्क ने बोला है, किसने बोला? डब्ल्यू वी डॉनहैम ने बोला है, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, ठीक है। एक बार ये पहरा पढ़ लेते हैं, क्या है, मैं मार्क कर दूंगा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो सीधी सी बात है कि भाई झंडे का, जो झंडे की कमेटी को चेयर कौन कर रहा था, मैंने जो आपको पहले भी बता दिया है संविधान के स्रोतों के बारे में, थोड़ा सा यहाँ भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कमेटीज को, जो मैं कमेटी वाली जो मैंने आपको सीरीज बताई है कि राधा कृष्ण, झंडे वाली कमेटी किसने किसने चेयर करा है? राधा कृष्ण ने, डॉक्टर राधा कृष्णन ने, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अब झंडे में कलर होते हैं, वो देख लो कि किस किस चीज को क्या रिप्रेजेंट करें। भगवा किसको, भगवा है जो केसरिया है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? निस्वार्थ, अनकंडीशनल त्याग, ठीक है, भावना का प्रतीक है। उसके बाद सफेद रंग क्या है? सच्चाई का है यार, सच्चाई के ट्रुथ पाथ पर चलने के लिए, अच्छे आचरण का। हरा रंग क्या है? मिट्टी और वनस्पतियों के साथ है, प्रकृति का, नेचर के साथ है भाई। तो तीनों का अर्थ समझ आ गया आपको, ठीक है, ओके। सफेद रंग के मध्य में, ये भी ध्यान रखना भाई, सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है, सफेद रंग के मध्य में है, प्लीज याद रखिएगा। अशोक चक्र है धर्म का, ये क्या है? राज्य का प्रतीक है। चक्र क्या दिखा रहा है आपको? लगातार प्रगति का सूचक है, ठीक है। तो भारत, उसके बाद में क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तीनों रंगों की पट्टी में विभाजित है। उसका लंबाई चौड़ाई क्या है वो देख लो, भारतीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3:2 है भाई, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद में एक बीच में क्या चक्र है? एक नीला चक्र है, ठीक है। उसमें तीलियां कितनी है? उसमें 24 तीलियां हैं प्लीज। और ये कहाँ से लिया है? सारनाथ से लिया है, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार करा है? पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार करा है? पिंगली वेंकैया साहब ने करा है, और ठीक है। और राधा कृष्ण ने क्या करा था इसको, इस कमेटी को चेयर करा था, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये रहा भारत का राष्ट्रीय सारनाथ स्थित अशोक के, हाँ, अशोक के सहस्तंभ की अनुकृति है। और ये कब अडॉप्ट करा है? संविधान सभा ने कब अडॉप्ट करा है? 26 जनवरी को भाई, इस डेट को मत भूल जाना। उसके बाद मुंडको उपनिषद से इस पर सत्यमेव जयते लिखा है, कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है भाई, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। देन राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत किया गया है। बात समझ आई आपको, ठीक है, ये वाली डेट आप याद रखिएगा। उसके बाद में 52 पता है सबको। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1911 को गाया गया था भाई, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और ये किसने तैयार करा है राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर से, गुरुदेव ने। गीतांजलि से, क्या है इनकी? गीतांजलि क्या है इनका भाई? ग्रंथ है इनका, जिसपे इसके लिए क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद वंदे मातरम 1950 में कहाँ से लिया? ये राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मत कर देना,
ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनका आनंद मठ इनका उपन्यास था, यहाँ से क्या लिया है, राष्ट्रीय गीत लिया गया है। देन क्या होता है आगे, राष्ट्रीय कैलेंडर देखो क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, ठीक है। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। प्लीज बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया, ये अब तक नहीं पूछा गया है, एक दो परीक्षाओं को छोड़ के। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज ध्यान रखिएगा, कब अपनाया गया है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। इसके महीने की शुरुआत कहाँ से होती है, चैत्र माह से। जैसे हम ब्रज भाषा में इसको चैत माह भी बोलते हैं ना, चैत को महीना आएगा, ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं हम भाई, मैं तो ब्रजवासी हूँ तो मुझे तो पता है। उसके बाद में जो, हाँ, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है ना, जो हम इसको साथ लेके चलते हैं, जो अंग्रेजों वाला कैलेंडर, ईसा मसीह वाला जो कैलेंडर है, ठीक है, ओके। तो सामान्यतः हमारा चैत का माह से शुरू होता है, और ये कब पड़ता है चैत माह भैया, भैया जब 22 मार्च को पड़ा है, ठीक है। और इसमें लीप वर्ष में क्या होता है, 21, सीधी सी बात, एक दिन घट जाएगा। चलो, और हमारी क्या है वैज्ञानिक नाम उसका, क्या है, गंगा की डॉल्फिन क्या है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटानिस्टा गंगेटिका बोलते हैं, ठीक है। जलीय राष्ट्रीय नेशनल क्या है इसके, हमारा जलीय जीव है। उसके बाद में मोर, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, मोर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस क्या है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, प्लेनिस्टा गंगेटिका है। याद रखना यार, नेशनल चीज तो हमें याद रखनी चाहिए सबको। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी तो मैंने बता दिया आपको, मोर है। और उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। क्या है नाम इसका, पैंथेरा टिग्रिस। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है भाई, डेट, ये फैक्ट है ना, यही पूछे जाते हैं। तो कब करा गया है, 2008 को करा गया है। बात क्लियर है। चलो, उसके बाद क्या है, भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, सीधी सी बात है यार, स्वाधीनता दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस। और गणतंत्र दिवस क्या है, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये तो आप सब जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है अपना। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो गया। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, क्या है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, कब अपनाया गया बताओ, अभी तो बता क्या है हमें, 26 जनवरी 1950 को, क्या है, 1950 को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किए गए हैं, 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1947 है, 26 जनवरी 1950। बताओ भाई, कब अपनाए गए भाई, तो अभी तो बताया था मैंने आपको, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार करा है, कब करा है, 22 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई या 15 अगस्त को, कब करा है, आंसर याद रखना, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप, अभी ये ठीक है, ये वाला तो ठीक है भाई, अभी हम इसको ऊपर करके आए। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी चक्र, कितनी तीलियां होती हैं, गलत है, हमें सबको पता है कितनी होती है, 24 होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई कितना होता है, 3:4 होता है क्या, 3:2 होता है भाई, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। चलो, अब ये वाले थोड़े से आपको याद रखने, क्योंकि 4 राज्यों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उसके सामने क्या रख दिया जाता है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो ये याद रखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले राज्य का गठन कब हुआ था, 1953 में। भाषा के आधार पर कौन था वो, आंध्र प्रदेश था भाई, ठीक है। तो ये तो आप याद रखिएगा अपने। और उसके बाद भैया अपने यूपी का भी, उत्तराखंड का भी याद रखना, क्योंकि यूपी से कब अलग हुआ है ये, तो सन 2000 में देखो 3 राज्य अलग हुए हैं, ठीक है। ये 3 राज्य हैं, पहले तो इनको याद रखना भाई, छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। ये क्रम पूछ लिया जाता है यार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का, ठीक है। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर को है, और झारखंड क्या है, 15 नवंबर को। और नवंबर के महीने में देखो भाई कितना मतलब शोर हुआ होगा उस समय का भारत में, ठीक है। उसके बाद सबसे लेटेस्ट क्या था भाई, तेलंगाना हुआ था अपना, 2 जून 2014 को। अब बात करते हैं क्या, देखो यहाँ पे 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये थोड़ा सा मैचिंग कर लिया करो, इम्पोर्टेंट को। और हरियाणा कब अलग हुआ पंजाब से, 1966 को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो 3 है ना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पता है ट्विस्ट क्या आएगा क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन डाल देगा नॉर्थ ईस्ट वाले। एक तो नागालैंड को डाल देगा,
ये वाला। और क्वेश्चन इसी से हल करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है कि भाई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। 21 जनवरी 21 जनवरी 21 जनवरी, देखो तो सही, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी सेम डे 3 राज्य बने हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। और नागालैंड कब बना है? 1 दिसंबर 1963 को। तो नागालैंड इनसे पहले बना है, प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। सिक्किम को तो पता ही है, 35-36 में संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है। देन अरुणाचल प्रदेश कब बना? याद रखिएगा, आता है, पूछा जाता है 1987 को। अब बात करते हैं थोड़े से कुछ और क्वेश्चंस की। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नाम से जाना गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या फिर भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया? क्या नाम है भारत, भारत का क्या नाम है? भारत तथा इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, फिर राज्यों का यूनियन है। भाई पहले ही आर्टिकल में भारत का नाम दे रखा है, और क्या है वो? राज्यों का यूनियन है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भाई क्या है, राज्यों के यूनियन का मैंने अर्थ बताया था कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो वीडियोस में देखते रहना इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? फिर से पढ़ो, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? नया राज्य, ठीक, कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 3 के तहत है, ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, फिर भाई संसद को ही होगा यार, सीधी सी बात है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होता है? मत कर देना 2/3 3/3, कुछ ऐसा कुछ नहीं, साधारण बहुमत से होता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति, कौन सी सहमति की आवश्यकता होती है? राज्य के विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री की, या फिर राज्य की, या फिर राज्य की नहीं? क्या कह रहा है? संवैधानिक प्रावधानों के राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए क्या राज्य की सहमति की आवश्यकता होती? नहीं होती भाई, ठीक है। राज्य का तो अस्तित्व ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये वाला यहाँ, ये क्या है? भारत क्या है भाई? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब यहाँ राज्यों को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, और बनाया जा सकता है राज्यों को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन तो वेस्ट है। क्या बोल रहा है वो कि भाई कौन की, अगर राज्य की सीमाओं को बदलते हैं, चेंज करते हैं, क्या हमें राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है साहब? राज्य तो यहाँ कुछ मायने ही नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पढ़ लेना, इससे 2 क्वेश्चन आते निकलते हैं। ये वाला इम्पोर्टेंट है भाई, ये पढ़ लेना आप लोग, स्पेशली मैंने मेंशन करा है इसको। देन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना करी गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र, 18 राज्य थे। मतलब भाई जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसने 1956 में क्या करा भाई? लिस्ट दी कि भाई इतने राज्य बनेंगे और इतने संघीय क्षेत्र बनेंगे। तो कितने कितने बताए थे उसने? भाई 14 राज्य हैं और 6 संघीय क्षेत्र बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया? कब, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 69वें के तहत। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, अभी जो मैंने टेबल से बताया था। 30वें संविधान संशोधन, 35वें, 32वें या 42वें? देखो, सिक्किम भारत का राज्य किसके संविधान संशोधन के द्वारा बना था? 35वें संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इसको पूरी तरह से अडॉप्ट कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 36वें से, प्लीज याद रखिएगा आप, ठीक है। 35वें 36वें बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। देन निम्नलिखित में से संविधान में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत, अब आ गया ना, देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको तब से। ये क्या कह रहा है? संघ को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित, विधिवत मतलब ऑफिशियली, कानूनी रूप से। तो कौन से, अब ये आएगा 36 में से, ना कि 35 में से, ठीक है। तो ये काम की बात थी। और एक और इम्पोर्टेंट बात है भाई, एग्जाम्स बहुत सारे हैं, पढ़ते रहो, काम रहो, बिल्कुल शांत रहो। जो कोई भी कह रहा है ना, कोई भी कमेंट कर रहा है, बस मौन हो जाओ। मौन के अलावा ना सबसे बड़ा हथियार क्या है? मौन होता है। बस पढ़ते रहो आप, कुछ दिन बाद ना जवाब सबको मिल जाते हैं, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, बहुत काम की थी। टेलीग्राम में मैं पिन कर दूंगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।